हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मुझे आशा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम कक्षा 7 के कुछ पार्ट हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आज मैंने पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों को कवर किया है, क्योंकि इसमें अम, थोड़ा थोड़ा मैटर था दोनों में, और दोनों में एक ही जैसा मैटर है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैंने उन दोनों को एक ही जगह कवर किया है। तो देखिए आप, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, जो अलग अलग परिवेश हैं, जलवायु के प्रदेश हैं या अलग अलग भूभाग हैं भारत के, उनमें कैसे कैसे मानव रहता है। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से परिवेश बताए गए हैं: मरुस्थलीय और मैदानी और तटीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मानव कैसे रहता है, क्या इनकी जनजातियाँ हैं, क्या ये यहाँ के भौतिक स्वरूप हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, हाँ इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं दोस्तों, ये जितने भी मैंने कक्षा 7 के लेसन हैं ये सभी एक प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। और अब आगे से जैसे 5-6 पार्ट और हैं हिस्ट्री के, 7th में बहुत अच्छा मैटर है। उसके बाद मैं कक्षा 10th की जो सामाजिक है, तो उसके जो पार्ट है, जो मोस्टली आपके जो जितने भी सिलेबस में जितने भी कवर करते हैं जो पार्ट, वो मैं वीडियो डालूँगा। तो परिवेश पे आते हैं दोस्तों। गर्म मरुस्थल, 2 प्रकार के मरुस्थली भाग बताए गए हैं इसमें, गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ है दोस्तों। हमारा जो थार का रेगिस्तान है वो गर्म मरुस्थल में आता है। शुष्क जलवायु है, बरसात कम होती है, झाड़ियाँ होती हैं, टीले होते हैं, बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, रात को ज़्यादा ठंडी रहती हैं रातें, और दिन में बहुत गर्म रहते हैं, लू चलती हैं, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। इस प्रकार से ये अपना रेगिस्तान है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर द्वारा कुछ सिंचाई की व्यवस्था शुरू हो गई है। जैसलमेर जैसे इलाकों में भूमिगत जल थोड़ा मीठा मिलता है। और यहाँ 2 बार बाढ़ आ चुकी दोस्तों, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। 2006 में कवास में बाढ़ आई और 2015 में जालौर में बाढ़ आई। कवास बाड़मेर में है। कवास में बाढ़ आने का कारण ये बताया जाता है कि उस समय बहुत तेज़ बरसात हुई, बहुत ज़्यादा बरसात हुई, और ऐसा कहा भूगर्भ शास्त्रियों ने कि जो नीचे ज़मीन में एक जिप्सम की परत है, उस परत के कारण वो पानी है वो नीचे नहीं जा पाया और वहाँ बाढ़ की स्थिति रही। इसके बाद जालौर में अभी हाल ही में 2015 में बाढ़ आई। इसके बाद दोस्तों शीत मरुस्थल में बहुत अच्छे कुछ प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, शीत मरुस्थल भारत में लद्दाख में है। ठीक है, पशुपालन यहाँ का प्रमुख पेशा है। यहाँ भेड़, बकरी और जोमो एक पशु है जो कि गाय और याक का मिश्रण है, ये पाया जाता है। तो जोमो कहाँ मिलता है दोस्तों? लद्दाख में। याद रखिएगा, जोमो, जो और मो 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर याक और गाय को मिला करके बनता है ये जोमो। यहाँ के लोग दोस्तों मौसमी प्रवास करते हैं। मौसमी प्रवास का मतलब है, जैसे कि मैंने इसी कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो मौसमी प्रवास क्या होता है दोस्तों? जब गर्मी का मौसम आता है तो थोड़ी बहुत वहाँ पर ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ घास उगाती है, तो ये लोग अपने पशु वहाँ ले जाते हैं, जैसे ही ठंड पड़ती है तो वापस आ जाते हैं। इस प्रकार जो गढ़वाल और कुमाऊँ जो प्रदेश हैं जो हिमालय में, वहाँ भोटिया जाति यह कार्य करती है पशुपालन का। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। मिलान के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो ये जो मिलान के क्वेश्चन और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, पर ज़्यादा क्वेश्चन मिलान के ज़्यादा चांसेज हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ में भोटिया, ठीक है, जाति पशुपालन करती है। कश्मीर में बकरवाल, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कश्मीर में बकरवाल, ठीक है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गुज्जर, ये पहले भी आ चुका है, गुज्जर जाति यह पशुपालन करती है। दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में चांगपा, ये कुछ 2-3 नए नाम हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में चांगपा, ठीक है दोस्तों। उत्तरी सिक्किम, इसमें भूटिया, ये मैं आपको याद करवा सकता हूँ। भूटिया, हम ऐसे कल्पना करें कि बुईचुंग भूटिया सिक्किम में जब फुटबॉल नहीं खेलते रहते हैं तो वहाँ पे बकरियाँ चराने का कार्य करते हैं। तो सिक्किम में कौन है? भूटिया। और अरुणाचल प्रदेश में है मोनपा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप ये अच्छे से, गढ़वाल कुमाऊँ में भोटिया, कश्मीर में बकरवाल, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में गुज्जर, लद्दाख में चांगपा, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में चांगपा, और सिक्किम में
भूटिया और अरुणाचल प्रदेश में मोनपा। तो इस प्रकार से फिर यहाँ दो शब्द और आए हैं दोस्तों, एक है खंगपा। खंगपा दोस्तों क्या है? खंगपा ये जो लद्दाख के लोग हैं ये एक घर बनाते हैं अपना, अलग अलग जहाँ ये रहते हैं वहाँ कुछ दूरियों पर अपने घर बनाते हैं। ये घर पत्थर और कच्ची ईंटों के गारे से या गारे से बनी ईंटों से बनते हैं। इन घरों को क्या कहते हैं दोस्तों? खंगपा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। खंगपा क्या कहलाते हैं? ये ऐसा प्रश्न सीधा परीक्षा में आ सकता है कि खंगपा क्या हैं। तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि पशु है, जैसे मान लीजिए परीक्षा में एक क्वेश्चन आ गया कि खंगपा क्या हैं, सीधा अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन ये आ सकते हैं कि हिमाचल में हिमाचल में रहने वाली एक प्रजाति, हिमाचल में या उत्तरी भारत में पिया जाने वाला एक पेय आदि। तो इस प्रकार से खंगपा क्या है दोस्तों? घर है। ठीक है। और लद्दाख के जो लोग हैं दोस्तों, इनकी प्रजाति के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत और ईरानी मिश्रित और भारत और मंगोल मिश्रित प्रजाति ये बताई जाती है, इनके मिश्रण से बनी है। एक और यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, छंग। एक ये पेय पीते हैं जो कि गर्म रहता है और सर्दियों में इनके लिए गर्म तासीर का है, जो कि इनके शरीर को गर्म रखता है। तो वो पेय का क्या नाम है? छंग। इसको हम याद कर सकते हैं कि छान के पीना चाहिए। जो भी पेय है या जो पानी जैसा पेय पदार्थ है उसको छान से आप छंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ शीत मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं मैदानी प्रदेश। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। वैसे ये प्रवास से संबंधित पार्ट है, लेकिन यहाँ कुछ भूगोल ऐड कर दिया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 शब्द हैं, बहुत बार आते हैं और कंफ्यूज भी बहुत करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि हम इनको अच्छे से यदि हम समझ के इनको पढ़ेंगे तो फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले देखते हैं कि ग्रीष्म और शीत ऋतु होती है मैदानी भागों में। ये जो गंगा नदी, यमुना नदी के मैदान हैं, और भारत में जितनी भी अधिकतम कृषि होती है मैदानी भागों में होती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ भाग जैसे दिल्ली का है, पश्चिम बंगाल है। तो ये सारे मैदानी प्रदेश हैं। यहाँ पॉपुलर वृक्ष उगाया जाता है खेतों की मेड़ पर, और साल के वृक्ष, सेमल, शीशम, ये सारे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। गेहूँ, सरसों और बरसीम। बरसीम क्या है दोस्तों? बरसीम भी एक फसल है, वो ली जाती है। ये विशेष रूप से जानवरों के लिए काम में आती है बरसीम। ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसे आप बहुत अच्छे से समझ ले दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। तो देखिए, कोशिश करते हैं हम समझने की। जैसे ये पहाड़ हैं दोस्तों, ठीक है। इस पहाड़ से कोई नदी निकल रही है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ से कोई नदी निकलती है, बरसात होती है या ग्लेशियर से पानी पिघलता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पहाड़ के जो तलहटी होती है उसमें मोटे मोटे पत्थर रहते हैं, और इन पत्थर से ये पानी जब होके निकलता है तो ये पानी इनके ऊपर नहीं आ पाता और ये पानी नीचे नीचे बहता है। ठीक है दोस्तों। तो जो नदी है वो यहाँ आकर के क्या हो जाती है दोस्तों? भूमिगत हो जाती है। याद रखिएगा। और ये प्रदेश क्या कहलाएगा दोस्तों? सबसे पहला अपना भाबर। भाबर प्रदेश में जो नदी है वो भूमिगत हो जाती है, और ऊपर जो मोटे मोटे पत्थर वत्थर ये रहते हैं, इसलिए जो नदी है उसका जल है वो भूमिगत रूप से बहता है। जहाँ वो नदी पर्वतों में बहुत आराम से हमें दिखाई देती है, वो भाबर प्रदेश में आकर के भूमिगत हो जाती है। तो याद रखिएगा भाबर। भा से अगर हम स्थानीय भाषा से याद करना चाहें तो भा से भाटा और भा से भाबर। इससे क्या होगा कि हमें याद रहेगा, भाटा मतलब पत्थर। तो जो पत्थर हैं, पत्थरी इलाकों से ये नदी निकलती है, तो पत्थर में जब पानी जाएगा तो ओब्वियसली नीचे से जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो भाग है, फिर क्या होता है, जब ये पत्थर खत्म हो जाते हैं तो पानी वापस ज़मीन पे आता है, और यहाँ अचानक बहुत सारा पानी आने के कारण दलदल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? दलदल। और इस दलदल, ये जो दलदली प्रदेश है इसे हम कहते हैं तराई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा तराई। तराई प्रदेश जो है इसमें घास भी होती हैं, गेंडा जैसे पशु पाए जाते हैं, और ये दलदली भाग रहता है।
तराई के बाद दलदल हो गया, इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। फिर दो शब्द आते हैं, एक तो बांगर और एक खादर। तो दोस्तों बांगर क्या है, देखिए जैसे नदी बहती है तो नदी बहने पर वह जो पुरानी मिट्टी ला के इकट्ठा कर चुकी है, ठीक है दोस्तों, जो पुरानी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो ला के रख चुकी है, वो तो कहलाती है बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाएगी। और हर वर्ष जो नई मिट्टी ला रही है, वो ये नई वाली जो मिट्टी है, ये दोस्तों कहलाती है खादर। खादर। इस प्रकार से ये चारों मैंने समझाने की कोशिश की है, आप एक बार पुनः देख लीजिए। पत्थर से पहाड़ से जब नदी आती है तो पत्थरों में विलीन हो जाती है, और वहाँ ये क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर भाटा से याद कर सकते हैं। इनका क्रम दोस्तों बहुत अच्छे से याद करना आप, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं ये कई बार गलत हो जाता है आते आते। इसके बाद आता है तराई प्रदेश, यहाँ ये दलदली हो जाती है भूमि और पानी पूरा ज़मीन पे आ जाता है। इसके बाद जब नदी आगे चलती है तो जो पुरानी मिट्टी वो बहाकर लाई हुई है उसकी पहले की, तो वो तो कहलाता है बांगर प्रदेश। और जो नई, जो हर साल जो नई मिट्टी लेके जाती है अपने साथ, ये कहलाता है खादर प्रदेश। ये बहुत उपजाऊ होता है, और सबसे उपजाऊ यदि हम कहें तो खादर प्रदेश होता है। इस प्रकार से ये जो चारों मैदानी प्रदेशों के वर्णन हैं। इसके बाद दोस्तों बताया गया है पाठ में तटीय प्रदेश। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तटीय प्रदेश, सीधी सी बात है, तटीय प्रदेश नाम ही तटीय प्रदेश है। तो भारत के तट दो हैं मुख्य रूप से, वो भी हम देख लेते हैं। यही लिख देता हूँ मैं, देखिएगा ये भारत के तट हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ जैसे कि मैंने पहले दिशाओं में बताया अच्छे से, यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसी नाम से पड़े हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी तट है, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब जो पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पहला है काठियावाड़ तट, ठीक है दोस्तों। तो काठियावाड़ नाम से स्पष्ट है, गुजरात में है ये। तो जो गुजरात का जो ये तटीय इलाका है ये क्या कहलाता है दोस्तों, काठियावाड़। याद रखिएगा आप, गुजरात का जो तट है ये क्या कहलाता है, काठियावाड़। इसके बाद आता है दोस्तों कोंकण। कोंकण, गुजरात से जब हम चलते हैं कोंकण और गोवा तक आते हैं, कहाँ तक दोस्तों, गोवा तक। तो ये जो तटीय भाग है ये कहलाता है कोंकण, ठीक है, कोंकण कहलाता है। फिर कोंकण से हम जब और नीचे आते हैं, दक्षिण में आते हैं, तो गोवा से लगा करके मंगलोर, याद रखिएगा, मंगलोर कर्नाटक में है। ये जो तटीय प्रदेश है ये कहलाता है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़। और जब कन्नड़ से हम और दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण तक आकर के ये जो तट है ये कहलाता है मालाबार। मालाबार, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, फटाफट देखिए। गुजरात का जो तट है ये कहलाएगा काठियावाड़। काठियावाड़ से हम चलते हैं गोवा तक, तो ये तट कहलाता है कोंकण। गोवा से हम चलते हैं मंगलोर कर्नाटक, ये जो तट है ये कहलाता है कन्नड़। और नीचे वाला जो तट है ये कहलाता है मालाबार। पहले जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें 2 ही तट बताए जाते थे दोस्तों, कोंकण और मालाबार, लेकिन अब 4 ये तटीय नाम है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। अब परीक्षा में ये प्रश्न कैसे आ सकता है, देखिए परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, अगर ये आता है तो ऐसे आ सकता है कि जो पश्चिमी तट हैं उनके जो पश्चिमी तटों के जो नाम है वे क्रम से उत्तर से दक्षिण क्या हैं। तो याद रखिएगा आप, क्रम से यदि उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो उत्तर में सबसे पहले काठियावाड़ आएगा, फिर कोंकण आएगा,
फिर कन्नड़ आएगा, फिर मालाबार। अगर परीक्षा में थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा के दिया जाए यदि, तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं या पश्चिम तटीय जो भाग हैं उनके जो नाम हैं उनका दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम लिखिए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दक्षिण से उत्तर बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। तो दक्षिण से हम शुरू करेंगे मालाबार, और मालाबार से ऊपर हम देखेंगे कन्नड़, कन्नड़ के ऊपर कोंकण और उसके ऊपर काठियावाड़। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट में इस पुस्तक में 2 ही तट बता रखे हैं दोस्तों, एक तो उत्तरी सरकार, एक कोरोमंडल। ठीक है, उत्तरी सरकार तट क्या है? यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के और यहाँ आंध्र प्रदेश तक का ये जो भाग है ये कहलाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार, उत्तरी का मतलब यहाँ, वैसे ये पूर्वी तट है लेकिन पूर्वी तटीय मैदान है, लेकिन यह भाग उत्तरी इसलिए क्योंकि ये इस हिस्से के उत्तर में है, इसलिए उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उत्तरी सरकार के बाद में अगला है कोरोमंडल। तो आंध्र प्रदेश से यहाँ से लेकर के ये जो बिल्कुल नीचे तक का भाग है ये कहलाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल। तो अगर इस तरफ 2 ही नाम हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, यहाँ याद करना थोड़ा इजी है। उत्तरी सरकार मतलब कोरोमंडल के उत्तर में रहेगा और कोरोमंडल नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा कि जो तटीय मैदान हैं उनके जो तटीय भाग हैं उनको क्या कहा जाता है। इसके बाद इस पाठ में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि लेगून क्या होते हैं। लेगून मैंने बताया था एक गोकुड़ झील, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इस कक्षा 7 में जब हम पढ़ रहे थे। तो लेगून मैंने बताया था दोस्तों जब समुद्र से अलग होकर के पानी झील के रूप में आ जाता है और तो उसे लेगून झील बोलते हैं। तो लेगून झील का एक उदाहरण है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये कहाँ है दोस्तों? ये है केरल में, याद रखिएगा। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कैसी झील है ये याद रखना और भी ज़रूरी है। ये किस प्रकार की झील है? लेगून झील। ठीक है दोस्तों। यहाँ जो वन होते हैं वो सघन और सदाबहार होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वनों में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो विषुवतरेखीय जो प्रदेश हैं वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। और चूँकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री से शुरू होता है, और हमने उसमें देखा था कि विषुवतरेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में ये फैले हुए रहते हैं वन। इस प्रकार से यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। नारियल के वृक्ष यहाँ खूब मिलते हैं। ये जो तट हमने पढ़े दोस्तों, इसमें जो मालाबार तट है ये मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मसालों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 7 के 2 पार्ट पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आपको पार्ट ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लगे हों और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और जो पास में सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल जाए और आप रेगुलर वीडियो देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।